अब गजानन ही सहारा है इन नकल माफिया और असल माफिया के खिलाफ। ये बहन जी की सरकार में बंद हो गई ये बात आपने कह के मुझे छेड़ दिया है। यह सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, ये कहती है कि पकौड़ा बेचो और जीवन यापन करो। पूरे बिहार में उत्तर प्रदेश के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है। प्राइमरी विश्वविद्यालय बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाम पे, और दूसरी चीज कि सेना भर्ती का सेंटर और अग्निवीर योजना छोड़ के जैसे पहले भर्ती होती थी, ये दो काम मेरी प्रायोरिटी। संविधान बदलना चाहता है, कोई रोजगार समाप्त करना चाहता है और सरकार इस पर निरंतर प्रयास कर रही है। बसपा ने जब से अपने प्रत्याशी को उतारा है तब से पूरे गाजीपुर की राजनीति में मानो एकदम से हलचल मच गई है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे, परिचय के कोई मोहताज नहीं है, डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं और ये जो है पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं बीएचयू के, और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और पढ़े लिखे एक नेता के रूप में गाजीपुर से बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा से कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और अब जो है यहाँ पर बस लड़ाई में अब ये दिखने लगे हैं। इससे पहले दो नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही इनका नाम सामने आया है तब से अब जो है लड़ाई में पूरे हो गए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका जी। आप जो है बसपा से टिकट लेकर आए हैं, आपके सामने दो आपके प्रतिद्वंदी जो है खड़े हैं, एक जो है अफजाल अंसारी जी हैं, एक जो है भाजपा से जो पारसनाथ राय जी हैं, और ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा एक असल माफिया एक नकल माफिया। क्या कहेंगे आप? तो जो जनता कहती है वो परसेप्शन बन जाता है, चुनाव में बड़ा काम आता है जी। और अब गजानन ही सहारा है इन नकल माफिया और असल माफिया के खिलाफ। अच्छा जी। तो कैसे, मतलब आप पहली बार अन्ना हजारे आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे, फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी में भी सक्रिय रहे, और फिर इसके बाद एकाएक जो है चुनाव आप आ गए मैदान में, सांसदी के का टिकट मिल गया, बहन जी ने आप पर भरोसा जता दिया। देखिए 2006 में जब माननीय स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे बुला के कहा कि जन मोर्चा के लिए काम करिए, उस समय जब मैं जन मोर्चा में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी हलचल है, मतलब शून्यता है। नेता के नाम पे समझदार लोग, त्यागी लोग रह नहीं गए हैं जो जनहित के मुद्दे पे लड़ सके। उस पूरे मोर्चा के संचालन के दरमियान मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व विहीन राजनीति है। फिर मैंने दिसंबर 2008 में एक बार पूरे प्रदेश के छात्र नेताओं की बैठक बुलाई और हमने कहा कि इस देश में परिवर्तन अवश्य संभावी है। एक अदद नेता की तलाश इस देश को है और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने को नेता बनाएं। अभी मुद्दों से छोड़ दीजिए, हम जो एक नेता का चरित्र होता है, धैर्य, साहस, यीशु के प्रति संवेदना, 24 घंटे उसी विषयों पे सोचना, परिणाम की चिंता न करना, गांधी जी की अपरिग्रह के भाव में रहना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को त्याग देना, अभयता को प्राप्त करना, परिणाम क्या होगा, जीतेंगे, हारेंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इन चीज़ों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और अगर व्यक्ति अभयता को प्राप्त कर लिया है, वो भय किसी भी तरह का हो, किसी चीज़ के पाने या खोने का भय, शारीरिक पीड़ा का भय, सामाजिक भय, कि भाई समाज का भी भय होता है कि आदमी कर क्या रहा है, इतने दिनों से घूम रहा है, कुछ कर तो पा नहीं रहा है, इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए नेता को। सर जैसे कि ये गाजीपुर जिला है और गाजीपुर जिला में ये देखा गया है कि जो है जो राजनीति होती है, चुनाव जीते जाते हैं तो वो जातिगत समीकरण होता है, और आपको जो है आप एक जो है ठाकुर समाज से आते हैं, सिंह हैं आप,
और फिर इसके बाद उधर अफजाल अंसारी हैं और सपा ने उन पर भरोसा जताया है और पहले वो बसपा के ही जो है सांसद थे, वो जो है बसपा और सपा के गठबंधन में वो जीत कर आते हैं और सपा उनको टिकट दे देती है और फिर जो है आप भी इसी में आ जाते हैं लड़ने के लिए उन्हीं के खिलाफ। तो क्या लग रहा है जो राजनीतिक जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उसमें जो है आप जीत पाएंगे? देखिए, वैसे जो आप समझ रहे हैं, मैं तो कभी इस दृष्टि से नहीं देखता कि जातिगत आंकड़ों के हिसाब से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है, हम तो इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं, पिछले 3 दशक से हमारा शिक्षा और रोजगार के सवाल पे पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक एक हम लोगों की टीम है छात्र नेताओं की जो इन सवालों पे संघर्ष करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जातिगत समीकरण पे चुनाव होते हैं, जनता जातिगत सोच से वोट करती है, तो वो सब तो आप देख रहे हैं कि हमारे पक्ष में है, उस पर मुझे क्या कहने की जरूरत है। क्योंकि देखा गया ना, मनोज सिन्हा जी यहाँ से 2014 में जीते थे, फिर इसके बाद 2019 में वो हार गए। कहा गया कि जातिगत राजनीति की वजह से वो हार गए, तो उन्होंने बहुत काम भी किया। आज भी लोग कहते हैं, अफजाल अंसारी जी ने तो खुद कह दिया अगर वो आते हैं तो मैं जो है चुनाव हार सकता हूँ, इस तरीके से कहा था। फिर इसके बाद अब जो है उन्हीं के दोस्त बताए जाते हैं पारसनाथ राय जी। दोस्त कम रिश्तेदार ज़्यादा हैं, उनके संचालक भी रहे हैं, उनकी वहाँ बैठकी भी होती रही है। ये है कि वो गुमनाम चेहरे थे, वो मनोज जी के खास थे, लेकिन जिला में उनकी कोई पहचान नहीं थी। और शायद मनोज जी ने यही एक कभी भी एक भय उनके अंदर था कि मेरे बाद मेरा बेटा कैसे सरवाइव करेगा, जिसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पे पूरे हर समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में थे उनके नेतृत्व को 40 साल तक तो वो चुनाव लड़ते रहे। अभी जिसकी इच्छा थी वो लोग भी टिकट नहीं मांग रहे थे कि जाने दीजिए भाई, मनोज जी जिसको समझेंगे देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि वो हर वर्ग में एक ये मतलब संदेश देने का काम कर दिया पुख्ता कि ये हमारी सीट है, इस पे हम लड़ेंगे या हमारा लड़का लड़ेगा। जिले में दूसरा कोई लड़ने की न हैसियत रखता है न सोचे, ये उनकी सोच है। इस पे हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि अभी जो है बसपा तो अब ख़त्म हो रही है और उसी बसपा ने से आप जो है चुनाव लड़ने के लिए आ गए। देखिए, कोई ख़त्म नहीं होता है। आप पिछले 2014 के लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, 2019 के लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, उसके वोट परसेंटेज में माइन्यूटली चेंज भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी कम बेसी नहीं हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में भी बसपा का अपना जो आधार है, जो काडर वोट है, उसके यहाँ पड़ा है। और सबसे बुरी स्थिति में अगर बसपा कोई चुनाव लड़ी है अपने इस पूरे जब से उसका निर्माण हुआ और आज तक, तो वो 2022 का चुनाव था, बिल्कुल अकेले लड़ी थी। उन परिस्थितियों में भी उसका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। और इस गाजीपुर जिले की 5 विधानसभा सीट में कुछ हजार, मतलब 7 सीट सपा जीत गई, लेकिन कुछ हजार वोट ही बसपा से ज़्यादा उनके पास थे और भाजपा तो काफ़ी नीचे खिसक गई थी। अच्छा, आप सर आए हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं, तो आप जो है इस गाजीपुर के लिए, गाजीपुर की जनता के लिए आप क्या देखते हैं, क्या जो है करेंगे, क्या आप लेके चल रहे हैं कि नहीं अगर हम जीत के आते हैं तो ये चीज़ें हो जाएंगी हमसे, हम कर देंगे? देखिए, हमारा विशेष क्षेत्र तो शिक्षा और रोजगार का सवाल रहा है। हमारा ये मानना है कि मनुष्य को जो जीने का अधिकार संविधान में मिला है, तो जीने का अधिकार का मतलब कि जानवर की तरह बदतर जिंदगी नहीं, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार मिलना चाहिए मनुष्य को। उसके लिए शिक्षा और रोजगार का सवाल प्रमुख बनता है। गाजीपुर में आसपास के तमाम जिलों में, आजमगढ़ में देखिए, जौनपुर में देखिए, चंदौली में देखिए, बनारस तो मान लीजिए विश्वविद्यालयों की राजधानी है, गाजीपुर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये तो हमारा एक पहला काम होगा कि हमारे सांसद जो समाजवादी सोच रखते थे,
लोगों के गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति थी, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी एक विकास की तरफ काफ़ी उन्होंने काम किया था। तो स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के नाम पे एक गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जी। और दूसरी चीज़ कि जो ये भर्ती का एक सेंटर गाजीपुर हुआ करता था, जहाँ यहाँ के नौजवान सेना में भर्ती के लिए जाया करते थे, उस भर्ती को जो इन्होंने क्रश करने का काम किया है, अग्निवीर की योजना ले आए हैं, यहाँ का सेंटर हटा दिए हैं। ये दो चीज़ तो मेरी प्रायोरिटी में रहेगा कि एक विश्वविद्यालय बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाम पे, और दूसरी चीज़ कि सेना भर्ती का सेंटर और अग्निवीर योजना छोड़ के जैसे पहले भर्ती होती थी, ये दो काम मेरी प्रायोरिटी में रहेगा। बाकी तो फिर स्वास्थ्य तीसरे नंबर पे आता है, उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उसको व्यापक तौर पे पहले हर गांव में एक सेंटर होता था जहां एक मिडवाइफ ही बैठती थी और वो पूरे गांव के महिलाओं की डिलीवरी कराना, बच्चे गिर गए तो टिंचर लगा देना, ये सब काम होता था। वो सब सेंटर बंद हो गए हैं। जो तो ये सब चीज़ें शुरू हो, बुनियादी चीज़ें। गाजीपुर में रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहीं नंदगंज में, चीनी मिल, वो बंद हो गई और 10 साल का भाजपा का कार्यकाल रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि ये बहन जी की जब सरकार थी उसी समय वो बंद हुई। बहादुरगंज में एक मिल है, सूता कताई मिल, वो भी बंद है। अगर ये दोनों अगर शुरू हो जाती तो आपको नहीं लगता कि कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलता इसी गाजीपुर में? देखिए, बहन जी की सरकार में बंद हो गई ये बात आपने कह के मुझे छेड़ दिया है जी। उद्योग नीति राष्ट्रीय स्तर पे बनती है जी। और राष्ट्रीय स्तर पे जब चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं या पॉलिसी सही बनती है तो देश में उद्योग धंधे लगते हैं। जी। राज्य सरकारों का काम जमीन उपलब्ध करा देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देना, इतने तक सीमित रहता है। जी। तो केंद्र में जो पॉलिसी है उद्योगों के, जैसे एमईएसएमई थी तो उसमें नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने ठीक ठाक काम शुरू किया था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। सड़क में भी उनका काम ठीक था, लेकिन उसमें भी उस 5-7 साल तो जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके कामों को भी रोका जाता है और काम होने भी नहीं दिया जाता है और केवल दूसरे ढंग का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बुनियादी हैं और हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस देश की उद्योग नीति में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में है। उन सारी चीज़ों पे काम पर काम करेंगे कि नहीं? जो फैक्ट्रियां बंद है, हमने बताया ना, उन सब चीज़ों पे काम होगा। इसके लिए ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है, उन सारी चीज़ों पे काम होगा। मैं इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि आप जो है विश्वनाथ सिंह गहमरी की बात कर रहे हैं। उन्हीं की सांसदी में जब वो पटेल आयोग का जो गठन हुआ था उसी में वो फैक्ट्री लगाई गई थी, नहर खुदवाई गई थी, तमाम सारे काम हुए थे उन्हीं के संसदीय जब सांसद थे वो। जी, उनका जितना योगदान इस जिले में रहा है जी। मैं अगर उस पे चल पाऊँ तो अपने को धन्य समझूंगा। वो एक बड़ा व्यक्तित्व था और गाजीपुर के लिए ही नहीं, एक तो उनकी राष्ट्रीय सोच भी थी, बड़ी थी। उन्होंने कई तरह के सवाल संसद में उठाए, सरकार को कई जगह बाध्य किया, गरीबों के हक में काम करने के लिए, गरीबों की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए, उनके रोजगार के सवाल पे उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम भी बनाए थे, ब्लूप्रिंट भी तैयार किए थे। लेकिन यह है कि पहले की सरकारें कुछ इस दिशा में सही चल नहीं पाई और हम कोशिश करेंगे कि जन दबाव अगर बने, लोग थोड़ी सी प्रत्याशी को देख के अगर उस पर चलें कि ये प्रत्याशी हमारा संसद में जाएगा तो इन मुद्दों पे सवाल करेगा, न कि अपने संपत्ति और परिवार और अपने मुकदमों की रक्षा के लिए लड़ता रह जाएगा, तो निश्चित ही कुछ तो देश आगे तरक्की करेगा। और हम अपने ही लिए नहीं, हम जनता से अपील करते हैं कि उन्हें जहाँ भी ये लगे कि अमुक व्यक्ति ये प्रत्याशी सबसे योग्य है, किसी भी दल से हो,
तो आपको ये लगता है कि बहन जी जो है जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि इस बार बहन जी की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री बने, ऐसा संभव है आपकी नज़र? देखिए, कुछ दिन पहले जो स्थिति थी, जब हमने बातचीत की थी, तो उस समय तो मुझे जरा भी ये भान नहीं हो रहा था कि ये था कि मजबूत है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो संयोग बन रहा है, जो जनता में गुस्सा था, जो सरकारों ने जनता के खिलाफ फैसले लिए हैं, जैसे शिक्षा मित्रों का सवाल हो, अनुदेशकों का सवाल हो, भर्तियों में जो पेपर लीक का मामला हो, जानबूझ के 5-5 साल 7-7 साल बाद केवल चुनावी भर्ती के नाम पे भर्तियां निकाली जाती हैं, उसमें भी कुछ खामियां ला के उसको पिटीशन के द्वारा पेंडिंग करा दिया जाता है। तो जो सरकार की रोजगार नीति है, ये तो बिल्कुल इस पे तगड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है। यह सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, ये कहती है कि पकौड़ा बेचो और जीवन यापन करो, सरकार के पास रोजगार नहीं है। तो ये तो एक बड़ी चीज़ है, और इसके खिलाफ जो माहौल है उसमें बहुजन समाज पार्टी आज उस मुकाम पे पहुंची है कि हम अभी कहना जल्दबाजी होगी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण आते आते क्या स्थिति होगी हम नहीं जानते कि हम सरकार बना लेंगे या, लेकिन आज यह स्थिति जरूर बन गई है कि कोई भी दल हो, हम उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। हमारे सांसद देश भर में करीब 50 से ऊपर 60, 65, 70 कुछ भी संख्या जा सकती है। कोई भी दल हो, सरकार बगैर बहुजन समाज पार्टी के कोई भी नहीं बन सकती, और पूरी उनकी नीतियों में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, छात्रों और नौजवानों का सवाल उठेगा संसद में, और सरकार काम करने के लिए इनके हक में मजबूर होगी। चुनाव में जो उन लोगों की सोच थी, उनके कई नेता उजागर कर चुके हैं। कोई संविधान बदलना चाहता है, कोई रोजगार समाप्त करना चाहता है, और सरकार इस पर निरंतर प्रयास कर रही है। जैसे 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आया था, तो आज 2009 से 2024 आ गया। 2009 में ये टारगेट था कि देश में 5 लाख शिक्षक चाहिए पूरे स्कूलों में, वो टारगेट आज तक पूरा नहीं हुआ, और इस सरकार ने तो स्पेशली उसको क्रश कर दिया। जो सरकार उत्तर प्रदेश की बनी, इसने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को बाहर करके उन शिक्षा मित्रों की ही पोस्टों पे, जबकि 1.5 लाख एक्स्ट्रा पोस्ट शिक्षकों की यहाँ पड़ी थी, और 1.5 लाख इन्होंने शिक्षा मित्रों को बर्खास्त करके 2 बार में उन्हीं की जगहों को भरा। और उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थे उससे अलग इन्होंने, मतलब एक ईर्ष्यावश सरकार के मुखिया का बयान भी था कि योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। पूरे बिहार में उत्तर प्रदेश के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं जी। ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है। प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक अभी जो तेजस्वी यादव ने नौकरियां निकाली हैं, हम तो उन्हीं के बीच में रहते हैं। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश वहां नौकरी पा गया है, और उत्तर प्रदेश में नौकरियों का लाला पड़ गया है। तो ये सरकार की नीतियां हैं, और हमेशा जो जनता के हितों की रक्षा करने वाली बहुजन समाज पार्टी हो या इस सोच के जो लोग होते हैं, वही जनहित के मुद्दों पे काम किया करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बसपा प्रत्याशी गाजीपुर लोकसभा से उमेश सिंह जी थे, डॉक्टर उमेश सिंह जी, और इन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो है इस चुनाव में बातें होंगी तो रोजगार पे होंगी, शिक्षा पे होंगी और स्वास्थ्य पे होंगी। अब देखने वाली बात है कि इस गाजीपुर की जनता इन्हें कितना पसंद करती है, क्या इन्हें जिताकर सदन में भेजती है। तमाम मुद्दों पर बातें हुई, और रोजगार की सबसे प्रमुख जो बात थी, रोजगार की बातें जो हम लेके चलते हैं, उन्हीं पर इन्होंने खुलकर बोला है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं।